सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा अध्यापन में स्वागत करता हूं। आज के हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो है खिलजी वंश के पतन के कारण। जैसा कि पूर्व के अध्यायों में हमने अध्ययन किया है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका शासन 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा और उसका दामाद भी था, उसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया और इसका साम्राज्य काफ़ी विशाल था। लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 1320 ईस्वी में ही, लगभग 4 वर्ष के पश्चात ही, खिलजी वंश का शासन समाप्त हुआ और तुगलक वंश, गाजी तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की शुरुआत की गई, जो कि खिलजी वंश का दीपालपुर का सूबेदार था और उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश के पतन के कारणों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले अंतिम जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, जिसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसका शासन रहा, और यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और इसके मृत्यु के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह कुछ समय के लिए, लगभग 4.5 महीने के लिए, दिल्ली सल्तनत का शासक रहा और इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में हम अगर जानकारी लेना चाहें तो मलिक काफूर के प्रभाव के कारण अपनी मृत्यु के अवसर पर अलाउद्दीन ने अपने बड़े पुत्र खिज्र खान को राज्याधिकार से वंचित करके अपने 5 या 6 वर्ष के छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे छोटा जो पुत्र था, लगभग 6 वर्ष का, उसको उसने अपने जीते जी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परंतु मलिक काफूर ने उस अल्पायु बच्चे को सिंहासन पर तो बैठा दिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया और राज्य की संपूर्ण शक्ति हस्तगत कर ली। उसने शिहाबुद्दीन की मां से विवाह कर लिया, जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी। परंतु उसने शीघ्र ही उसकी नवविवाहिता पत्नी थी, शिहाबुद्दीन की माँ, उसकी धन संपत्ति को छीनकर उसे कारागार में डाल दिया। उसने खिज्र खान और शादी खान, जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे, उनको ग्वालियर के किले में कैद करके अंधा कर दिया। अलाउद्दीन के अन्य पुत्र भी कारागार में डाल दिए गए। संभवतः काफूर का लक्ष्य अलाउद्दीन के सभी पुत्रों को समाप्त करके शीघ्र ही सिंहासन को प्राप्त करना था। परंतु काफूर 35 दिन से अधिक तक शासन सत्ता का उपभोग नहीं कर सका। उसके व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग से अधिकांश सरदार उससे असंतुष्ट हो गए। मलिक काफूर खिलजी वंश के प्रति वफादार सरदारों को भी समाप्त करना चाहता था। इससे वे सरदार अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठे।
सरदारों की तरफ से असावधान काफूर ने कुछ सैनिकों को अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खान को अंधा करने के लिए भेजा, परंतु मुबारक ने अपना हीरों का हार जो वह पहने हुए था उन्हें भेंट में दिया और साथ ही उन्हें खिलजी वंश के प्रति वफादार रहने के दायित्व की भी याद दिलाई उन सैनिकों को जो उसे कारागृह में लेके जा रहे थे उसे अंधा करने के लिए। परंतु धन के लालच और भावना से प्रेरित होकर वो पैदल सैनिक और उनके नेता मलिक काफूर के पास वापस पहुंचे और उसी का कत्ल कर दिया। मुबारक खान को कारागृह से छुड़ाकर उसे शिहाबुद्दीन का संरक्षक बनाया गया, जो उसका सबसे छोटा पुत्र था। 2 माह में सरदारों को अपने पक्ष में करके मुबारक खान ने अपनी स्थिति मजबूत की और शिहाबुद्दीन को अंधा करके ग्वालियर के किले में कैद कर दिया और 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक के नाम से दिल्ली का वह सुल्तान बना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसी ने फिर लगभग 1320 अप्रैल 1320 ईस्वी तक शासन किया और इस शासनकाल में उसने गुजरात के विद्रोह की समाप्ति और देवगिरी के पुनर्विजय का कार्य इसने किया। मलिक काफूर की मृत्यु होते ही देवगिरी राज्य दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो गया और रामचंद्र देव जो देवगिरी का शासक था उसका दामाद हरपाल देव ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी देवगिरी पर। 1318 ईस्वी में मुबारक स्वयं एक बड़ी सेना लेकर देवगिरी गया। वहां से हरपाल देव भाग निकला, परंतु छुटपुट युद्धों के पश्चात वह पकड़ा गया और उसका वध कर दिया गया। देवगिरी में एक सूबेदार को नियुक्त करके तथा खुसरो को तेलंगाना और सुदूर दक्षिण तक आक्रमण करने की आज्ञा देकर सुल्तान दिल्ली वापस लौट गया और इसके पश्चात उसने उसके विरुद्ध जो विद्रोह हो रहे थे और जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनका उसने दमन किया। परंतु इसी दौरान क्योंकि मुबारक अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था, विलासप्रियता और दंभ ने उसकी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया था। वह अपनी मूर्खता के कारण स्वयं और अपने वंश के पतन के लिए उत्तरदायी हुआ। अप्रैल 1320 ईस्वी को रात्रि को खुसरो के सैनिकों ने महल में अचानक प्रवेश करके सुल्तान के अंगरक्षकों का कत्ल कर दिया। सुल्तान अपनी जान बचाने के लिए जनान खाने की ओर भागा, परंतु खुसरो ने उसे वहीं पर उसका कत्ल कर दिया। मुबारक खिलजी के शासनकाल की हम बात करें तो वह शासन के प्रति उदासीन रहा और व्यवहार में वह क्रूर होता चला गया था और दरबार में वह स्त्रियों के कपड़े पहनकर आने लगा था। इस प्रकार से उसी के जो वफादार सैनिक थे और जो प्रभावशाली जो दरबारी थे वह उसके विरुद्ध होते गए और वह षड्यंत्र का शिकार हुआ और अंत में वह मारा गया। उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद में 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक नासिरुद्दीन खुसरो शाह का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पर। सुल्तान बनने के बाद में
खुसरो ने उन सभी सरदारों का वध करा दिया जो खिलजी वंश के प्रति अत्यधिक वफादार थे। उसने भी अपने सिंहासन की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन के बचे हुए पुत्रों का भी वध करा दिया और मुबारक शाह की विधवा, जो कि खिज्र खान की जो पत्नी थी देवल देवी, उससे विवाह कर लिया। उसने अन्य सभी सरदारों को सम्मान और पद देकर अपने पक्ष में कर लिया तथा निज़ामुद्दीन औलिया जैसे धार्मिक व्यक्तियों का नैतिक समर्थन भी उसने प्राप्त किया। परंतु कुछ सरदार उससे असंतुष्ट रहे और यह वे सरदार थे जो तुर्कों की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास करते थे तथा जिन्हें भारतीय मुसलमान का सुल्तान बनना सहन नहीं था। गाजी मलिक तुगलक ने इसका लाभ उठाना चाहा। गाजी मलिक दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक था। दीपालपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिंधु नदी के तट पर एक किला है। सल्तनत काल में यह बाहरी आक्रमणों से बचाव करने के लिए बनाया गया था और बलबन ने इस किले को मंगोल आक्रमण के तहत इसको मजबूत बनाया और इस किले का सूबेदार गाजी मलिक तुगलक था। इस प्रकार से खुसरो शाह ने के लगभग 4.5 महीने के शासन का अंत हुआ। खुसरो भ्रष्ट था, अपने मालिक के प्रति उसने बेवफाई की थी तथा उसने उसे और उसके वंश को नष्ट किया था। एक योग्य शासक के गुणों का उसमें पूर्ण अभाव था, परंतु इस्लाम के विरुद्ध कार्य करने का आरोप उस पर नहीं लगाया जा सकता। वह असफल हुआ, परंतु उसकी असफलता का कारण इसका इस्लाम के विरुद्ध कार्य करना नहीं होकर गाजी मलिक तुगलक की महत्वाकांक्षा, उसका श्रेष्ठ तुर्क नस्ल का दावा और उसकी सैन्य शक्ति थी, जिसकी बदौलत उसने खिलजी वंश के शासन को समाप्त करके एक नए राजवंश की शुरुआत की। खिलजी वंश के पतन के कारणों के बारे में हम अध्ययन करें तो उत्तराधिकार के नियमों का अभाव, खिलजी सुल्तानों द्वारा अपने शासन के पक्ष में विस्तृत आधार का निर्माण नहीं करना, खिलजी सुल्तानों का उत्तरदायित्व, उनकी सैनिक शक्ति का पतन और सबसे महत्वपूर्ण गियासुद्दीन तुगलक की सैनिक योग्यता इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही हैं, जिम्मेदार रही हैं। जलालुद्दीन खिलजी वंश का राज्य का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस वंश के राज्य का विस्तार किया, उसकी सैनिक शक्ति को प्रबल बनाया। उसने भयंकर मंगोल आक्रमणों से भी उसकी सुरक्षा की तथा सैनिक और असैनिक शासन में विविध परिवर्तन किए। यदि अलाउद्दीन की उत्तर और दक्षिण भारत की विजय अद्वितीय थीं, तो उसकी राजस्व व्यवस्था, मुख्यतः लगान व्यवस्था और बाजार व्यवस्था प्रशासकीय क्षेत्र में नवीन अन्वेषण ही नहीं अपितु आश्चर्यजनक रूप से सफल भी रही थी। अलाउद्दीन प्रत्येक दृष्टि से सफल शासक ही सिद्ध नहीं हुआ था, अपितु उसने दिल्ली सल्तनत को शक्ति और निरंकुशता की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। इस कारण उसकी मृत्यु के पश्चात 4 वर्षों में ही खिलजी वंश का पतन होना भी एक अस्वाभाविक घटना रही, जिनमें सबसे मुख्य रूप से उत्तराधिकार के नियमों का अभाव रहा। तुर्क सुल्तानों में उत्तराधिकार का कोई मान्य नियम नहीं था। इस कारण सिंहासन पर अधिकार का निर्णय हमेशा ही तलवार की शक्ति के आधार पर हुआ। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के समय में राजवंशों में परिवर्तन इसी आधार पर होते रहे। स्वयं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन को इसी आधार पर रक्तपात के द्वारा प्राप्त किया था। मलिक काफूर, खुसरो शाह और गियासुद्दीन तुगलक ने भी सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तलवार का ही सहारा लिया। जो परास्त हो गया उसका सिंहासन पर अधिकार नहीं रहा और जो विजयी हुआ उसने सिंहासन को प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात सिंहासन के लिए मलिक काफूर
मुबारक शाह, खुसरो शाह और गियासुद्दीन तुगलक ने संघर्ष किया, जिसमें अंततः गियासुद्दीन तुगलक विजयी हुआ और उसने एक नवीन राजवंश के शासन को दिल्ली में स्थापित किया। इसी प्रकार से खिलजी सुल्तानों के द्वारा अपने शासन के पक्ष में विस्तृत आधार का निर्माण नहीं करना भी एक कारण रहा है। प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना भी उनका लक्ष्य नहीं था और संभवतया उससे विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता, परंतु जलालुद्दीन खिलजी के अतिरिक्त किसी अन्य सुल्तान ने अपने सरदारों की वफादारी तक प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया। जलालुद्दीन ने अपनी अत्यधिक उदारता से दुर्बल शासक होने का परिचय दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सरदारों की शक्ति का विनाश करके रखा और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने विलासपूर्ण जीवन में सरदारों में अपने सम्मान को ही खो दिया। एक अयोग्य शासक की उपस्थिति में यदि कोई राजवंश की सुरक्षा कर सकता था तो हो सकता था कि राजवंश के प्रति वफादारों सरदारों का दल, परंतु जहां जलालुद्दीन का सरदारों की वफादारी प्राप्त करने का प्रयत्न असफल हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी ने ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया। इसी कारण मलिक काफूर आसानी से गद्दी पर अधिकार कर सका और इस कारण खुसरो मुबारक खिलजी की हत्या करने में वह सफल हुआ, जिसके कारण खिलजी वंश का शासन समाप्त हुआ। खिलजी वंश के पतन के कारणों में खिलजी सुल्तानों का भी उत्तरदायित्व रहा है। जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में असफल हुआ था। अलाउद्दीन ने शासन में आतंक और निरंकुशता की नीति को अपनाया। अलाउद्दीन की सभी सैनिक और असैनिक सफलताओं का मूल कारण उसकी सैनिक शक्ति थी। उसकी सरदारों के विद्रोहों को समाप्त करने की नीति, उसकी राजस्व व्यवस्था, बाजार व्यवस्था आदि सभी उसकी शक्ति के भय और आतंक के कारण सफल रहे थे। उसकी नीतियों में स्थायित्व के गुणों का अभाव था। इस कारण अलाउद्दीन की मृत्यु होते ही शासन का संपूर्ण ढांचा तस-नस हो गया। इसके अतिरिक्त मुबारक खिलजी एक अयोग्य और विलासप्रिय शासक सिद्ध हुआ। मध्य युग में शासक की योग्यता ही उसके और उसके राजवंश के शासन को सुरक्षित रख सकती थी। मुबारक खिलजी की अयोग्यता निसंदेह खिलजी वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण रही। इस प्रकार अपने अपने तरीके से प्रत्येक खिलजी सुल्तान अपने वंश के लिए पतन के लिए उत्तरदायी बना। सैनिक शक्ति का पतन भी इसका एक मुख्य कारण रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र पर एक स्थायी और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने सेना की व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा और जानबूझकर उसकी शक्ति को दुर्बल होने दिया, जिससे वह सिंहासन के लिए होने वाले संघर्षों में हस्तक्षेप करने के योग्य ही न रहे। इसमें संदेह नहीं कि अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही उसकी सेना की शक्ति भी नष्ट हो गई, अन्यथा गियासुद्दीन तुगलक सरलता से खुसरो शाह का विरोध करने का साहस नहीं करता और यदि करता भी तो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि खुसरो शाह की अधीनता में दिल्ली की सेना थी। और इन सब के अतिरिक्त गियासुद्दीन तुगलक की सैनिक योग्यता, जो कि दीपालपुर का सूबेदार था, उसकी योग्यता भी इसके लिए उत्तरदायी है। गाजी तुगलक खुसरो शाह को परास्त करने के पश्चात गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, जो निसंदेह एक योग्य सैनिक और सेनापति था। उसकी सैनिक प्रतिभा के कारण ही उसे उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक नियुक्त किया गया था। मंगोल आक्रमणों की आशंकाओं के कारण गुलाम वंश के शासकों के समय से ही यह परंपरा थी कि उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक राज्य के एक योग्य सेनापति को ही नियुक्त किया जाता था। गाजी तुगलक ने सुल्तान बनने के पश्चात सैनिक संगठन को दृढ़ किया और इस कार्य के लिए अलाउद्दीन की नीतियों को ही अपनाया। उसके समय में दिल्ली सुल्तान की सेना पुनः अजेय बन गई, जिसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया। इस कारण युद्ध में खुसरो शाह का मुकाबला राज्य के योग्य सेनापति से हुआ था
जिसके कारण साहस और बहादुरी प्रदर्शित करते हुए भी उसकी पराजय हुई तथा गाजी तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर सका। विभिन्न परिस्थितियों और व्यक्तियों ने खिलजी वंश के पतन में भाग लिया। इसमें मूल दोष खिलजी शासकों और उनमें भी मुबारक खिलजी का रहा। खिलजी शासकों ने रक्तपात के द्वारा ही दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया था और अंत में रक्तपात के द्वारा ही उनके वंश का पतन और विनाश भी हुआ। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में हमने खिलजी वंश के अंतिम शासकों और इसके पतन के लिए जो मुख्य कारण रहे हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आगे के अध्याय में हम तुगलक वंश जो नवीन राजवंश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।